नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस क्लास में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास संस्कृत और ये है सैमोशी भाग 2। और सैमोशी भाग 2 में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृते शोभा। ठीक है, सौहार्दम का मतलब होता है कि सुहृदयता से रहना, शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहना ही प्रकृति की शोभा होती है, न कि एक दूसरे को गिराना, है ना। समाज में आजकल समाज का जो दायरा है, हम देखते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, एक दूसरे को नीचा गिरा के और फिर उठने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे को दबाया जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ कुछ अपशब्द बोले जा रहे हैं। मतलब कटुता का भाव आ चुका है पूरे समाज में। यहाँ पर देखा जाए तो चारों तरफ, चाहे आप प्रकृति में देखो, चाहे आप मनुष्य यानी कि मानवीय लोगों को ये बताने का प्रयास करा है इस चैप्टर के माध्यम, इस कहानी के माध्यम से कि मनुष्य यानी कि प्राणी जगत है, चाहे मनुष्य में हो चाहे पशु पक्षियों में हो, सभी को कोई ना कोई अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। इस समाज में अच्छे से सुहृदयता के साथ जीवन यापन करना चाहिए, सभी को मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करके जीवन यापन करना चाहिए। तो देखिए जीवन कितना अच्छा, सुंदर, खुशहाल हो जाता है। जितनी भी परेशानी किसी के जीवन में आ रही है वो भी अपने आप से हल हो जाती है, पता ही नहीं चलता उसको। तो ऐसे ही समाज का सपना देखने वाले जो भी साहित्यकार है, जो भी लेखक है, उन लेखकों ने यहाँ इस कविता को लिखने का जो तात्पर्य था, जो आशय था, वो यही है कि समाज में एकता की भावना को स्थापित रखना, मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखना, मानवीय भावनाओं को बनाए रखना और मानव कल्याण के लिए कार्य करते रहना। तो इसी के साथ आज हम जो शुरू करने वाले हैं सौहार्द प्रकृते शोभा का लेक्चर नंबर 1, यानी कि आज हम इसका परिचय देखेंगे। सबसे पहले सौहार्द प्रकृते शोभा में क्या है, मानवीय भावना को बताया गया है, मानव कल्याण के लिए जो भी कार्य किए हैं कैसे करना चाहिए, पशु पक्षियों के माध्यम से। यानी कि एक मैं इसका थोड़ा सा सार बता देती हूँ आपको, पूरा सार नहीं, थोड़ा सा एक इंट्रो टाइप बता देती हूँ। होता क्या है कि अब एक जंगल है, जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारे बड़े बड़े जानवर, छोटे जानवर, है ना, छोटे पक्षी, बड़े पक्षी, बहुत सारे हैं। सभी लोग कहते हैं कि भाई राजा कौन बनना चाहिए, मतलब कि उस जंगल का एक लीडर बनना है। अब लीडर कौन बनेगा, तो ये सब अपने अपने मंतव्य देते हैं, अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि भाई मुझे बनना चाहिए क्योंकि मैं खास हूँ। मोर कहता है मुझे बनना चाहिए, मैं नाचता हूँ, मैं दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ। शेर कहता है मुझे बनना चाहिए, मैं ताकतवर हूँ। हाथी कहता है मुझे बनना चाहिए क्योंकि मैं बलवान हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ। ठीक है, ऐसे कई ऐसे जानवर है, मतलब बहुत सारे जानवर है जो अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि मुझे स्वयं को बनना चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि किसे बनना चाहिए जो सभी का भला चाहे। ठीक है, यानी कि अब शेर के लिए कहा जाता है कि ये तो भक्षक है, ये रक्षक कैसे बन सकता है, ये पूरे समाज की, पूरे जो पशु समाज है उसकी रक्षा कैसे कर सकता है। तो तरह तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं। ऐसे ही समाज में भी उन लोगों को यहाँ पर अपना जो नेतृत्व है वो करना चाहिए जो समाज के सभी लोगों की रक्षा कर सके। तो रक्षा करना और उनको एक होकर चलना, ठीक है, उन सभी को एकता के सूत्र में बांध कर चलना ही सबसे बड़ा नेतृत्व होता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य कर लेता है तो वह ही नेतृत्व, यानी वह ही नेता और वही ही लीडर समझा जाता है। तो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी सौहार्दम प्रकृते शोभा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए जो ये परिचय बताया है, थोड़ा सा इंट्रो बताया है, उसको पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम अनुवाद भी करते जाएंगे कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, एक चीज और बच्चों, एक चीज आपको और करनी है कि जैसे मैं इन सबको पढ़ रही हूँ, वाचन कर रही हूँ, मेरे साथ आपको, या तो जब भी आप ये क्लास देख रहे हैं तब पॉज कर लिए, पॉज करके और फिर आप इस शब्द को वाचित करिए। ठीक है, यानी कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, संस्कृत को पढ़ना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इसमें सारे कठिन शब्द इसी में आते हैं, संस्कृत के शब्द इसी में, और ये बहुत कठिन शब्दों से मिलकर बनी होती है, इसलिए थोड़ा सा कठिन होता है। बड़े शब्द आते हैं तो उसे तोड़ कर टुकड़े कर करके पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा एक साथ पढ़ रहे हो, बहुत जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। टुकड़े कर पढ़िए, हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर जो चैप्टर है सौहार्दम प्रकृते शोभा, कि सौहार्द यानी कि सुहृदयता के साथ रहना, प्रेम भाव से रहना ही प्रकृति की शोभा होती है। अयम पाठः परस्परम स्नेह सौहार्द पूर्ण व्यवहारः स्यादिति बोधयति। सम्प्रति वयं पश्यामः यत समाजे जनः आत्माभिमानः संजाता ते परस्परं तिरस्कुर्वन्ति। स्वार्थपूरणे संलग्ना ते परेषां कल्याण विषये नैव किमपि चिन्तयन्ति। तेषां जीवनोद्देश्यम अधुना इदम संजातम। तो देखिए यहाँ इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, पहले हम इसका अर्थ देख लेते। अयम पाठ यानी कि यह पाठ,
यह पाठ परस्पर, परस्पर का मतलब क्या होता है? आपसी, स्नेह सौहार्दपूर्ण, स्नेहपूर्ण, क्या बोलेंगे? स्नेह और प्रेमपूर्ण व्यवहार स्यादिति बोधयति, यानी कि यह पाठ आपस के प्रेम और स्नेहपूर्ण व्यवहार का बोध कराने वाला पाठ है। संप्रति वयम पश्यामः, अभी हम अधिकांश जो समाज में देखते हैं, यत समाजे जना आत्माभिमानः, कि हम देखते हैं, पश्यामः यानी कि हम देखते हैं, यत इस समाज में, जना यानी कि लोग, आत्माभिमान स्वयं के अभिमान में घमंडी होकर, संजाता मतलब कि घमंडी हो गए हैं, अभिमानित हो गए हैं, ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, तिरस्कुर्वन्ति का मतलब होता है अपमान करते हैं। क्या होता है? अपमान करते हैं। परस्परन यानी कि एक दूसरे का, आपस में एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं अभिमानी हो गए, स्वयं घमंडी हो गए, अहंकार आ गया है उनमें, इसलिए एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं, समाज की स्थिति बता रहे हैं। स्वार्थपूर्ण संलग्ना ते परेशान कल्याण विषय नेव किमपि चिंतयन्ति। अब क्या है? स्वार्थ पूर्ति में, स्वार्थपूर्ण यानी कि स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं, अपने स्वार्थ को पूरे करने में लगे हुए, संलग्ना लगे हुए हैं। ते परेशान, दूसरों के, परेशान का मतलब क्या होता है? वे, ते यानी वे सब दूसरों के कल्याण के विषय में, न एव, न ही, न एव का मतलब क्या होता है? न ही, किमपि यानी कि कुछ भी नहीं, चिंतयन्ति, किमपि का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नहीं मतलब कि कुछ भी नहीं, चिंतयन्ति सोच रहे हैं, चिंतयन्ति का मतलब क्या होता है? सोचते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अयम पाठ परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्यादिति बोधयति। यह पाठ आपस के बीच के, यानी कि कुछ चाहे प्राणियों की बात होती है या मनुष्य की बात होती है या जानवरों की बात होती है, उनके बीच के स्नेहपूर्ण प्रेमपूर्व व्यवहार का बोध करवाती है। संप्रति वयम पश्यामः, चारों तरफ हम देख रहे हैं, यत समाजे, कि समाज में जना मनुष्य आत्माभिमान अहंकार के कारण, अभिमान के कारण संजाता लगा हुआ है, ते परस्परम वे आपस में, तिरस्कुर्वन्ति अपमान करते हैं, आपस में एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं। स्वार्थपूर्ण संलग्ना, स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं, स्वार्थ की पूर्ति को करने में लगे हुए हैं। वे ते परेशान कल्याण विषय, वे दूसरों के कल्याण के विषय में नेव किमपि नहीं सोचते हैं, चिंतयन्ति यानी सोचते हैं। तेषाम उनका, तेषाम किया मतलब क्या होता है? उनका, जीवनोद्देश्यम जीवन का उद्देश्य, अधुना आज, ईदम संजातम उनका आज का जो जीवन का उद्देश्य है वो क्या है? यही है कि एक दूसरे का अपमान करे, स्वार्थ पूर्ति में लगे, इस तरह से यहाँ ये बताया है। आगे देखिए, अब इसका भावार्थ है, सरलार्थ ये है, हम अनुवाद भी बोल सकते हैं, सरलार्थ की जगह हम अनुवाद भी बोल सकते हो, आप अनुवाद भी आपका सही माना जाएगा। यह पाठ आपस में स्नेहपूर्ण व्यवहार का बोध कराता है। इस समय हम देखते हैं कि समाज में लोग स्वाभिमानी हो गए हैं, वे एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं, वे दूसरे के कल्याण के विषय में कुछ भी नहीं सोचते हैं और उनके जीवन का उद्देश्य अब ऐसा हो गया है। ठीक है, आगे चलते बच्चों। निचेर नीचे रति नीचे सर्वे उपाय फलमेव साध्यम, अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहारतम आत्माभिमानं दर्शयन् प्रकृति मातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्ष स्थापित यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्वं भवति, सर्वे अन्योन्याश्रिता सन्ति, अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परं स्नेहन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया है, ये जो पंक्तियां कही गई है, ये पंक्तियां क्या कह रही है कि नीचेर रति नीचे सर्वे उपाय फलमेव साध्यम। इसमें बताया है कि नीचे का मतलब होता है नीच लोग होते हैं जो, ठीक है, र नीचे है, अति नीच, और नीच अनीच, ठीक है, तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक तो बहुत ही ज्यादा नीच होते हैं,
एक नीचता को भी पार कर लेते हैं और एक अनीच होते हैं, यानी कि अनीच में भी नीच की ही प्रवृत्ति होती है। ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें असभ्य लोग कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? असभ्य लोग। तो जो असभ्य लोग होते हैं वह सर्वे का मतलब क्या होता है? सभी उपायों में, मतलब जितने भी कार्य करते हैं, ऐसे लोग, असभ्य लोग जो होते हैं, नीचतापूर्ण स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, वो सभी कार्यों में, सभी उपायों में फलमेव साध्यम, फल की ही इच्छा करते हैं, फल को ही प्राप्त करना चाहते हैं। फलमेव, फल की ही इच्छा करते हैं, फल को ही प्राप्त करना चाहते हैं। अब यहाँ देखिए, अतः समाज है, इसलिए समाज में पारस्परिक स्नेह पुण्य संवर्धनाएं, पारस्परिक आपस के स्नेह को बचाने के लिए, आपस के स्नेह को स्थित करने के लिए अस्मिन पाठे, इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाजे व्यवहारतम, समाज में व्यवहार के आत्माभिमान दर्शनय, आत्माभिमान के दर्शन होते हैं। प्रकृति मतलब कि इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में आत्म यानी कि अहंकार के दर्शन को बताया गया है, अहंकार को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे अहंकारी मनुष्य को बताया है कि पशु पक्षी कैसे अहंकारी होते हैं, वैसे मनुष्य भी होते हैं। एक दूसरे को, मतलब एक को दबा के दूसरा ऊपर उठना चाहता है, फिर तीसरा उससे ऊपर उठना चाहता है। तो ऐसे किसी की इच्छाओं का, किसी की दुख का उनको कोई ख्याल नहीं है। ये सारी चीजें बताई है कि मानव कल्याण की भावना को छोड़कर वे सिर्फ स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। तो इस मानव कल्याण की भावना को यहाँ पशु पक्षियों के माध्यम से बताया कि आपस के वार्तालाप में बताया कि पशु पक्षी नाम माध्यमेन समाजे व्यवहारत आत्माभिमान दर्शयन, कि समाज में आत्माभिमान अहंकार के दर्शन को दिखाया गया है। प्रकृति माता के माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापित होता है कि कालानुगुणम, कि इस समय का जो गुण है वो है सर्वेशा महत्वम भवति, सभी का महत्व है, सभी अपने अपने स्थान पे कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट है। सर्वे अन्योनाश्रिता, सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, वह उसके ऊपर निर्भर है, वह उसके ऊपर निर्भर है, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति सभी कार्य नहीं कर सकता है, उसको किसी के सहारे की आवश्यकता होती है, तभी वह आगे बढ़ सकता है, अन्यथा वह आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए कहा गया है अन्योनाश्रिता। अन्योनाश्रिता का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर होना। संति अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय, इसलिए हम सभी का कल्याण करने के लिए परस्परम स्नेहन, आपस में स्नेह, मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, मैत्रीपूर्ण मित्रता पूर्व व्यवहार होना चाहिए, भाव्यम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका परिचय है। अब यहाँ इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ अनुवाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अनुवाद। तो ये है हमारा अनुवाद कि नीच, अनीच, अति नीच से नीच सभी उपायों से फल का ही साधन करते हैं, फल की ही साधना करते हैं कि फल हमें किसी भी प्रकार से प्राप्त हो जाए। इसलिए समाज में आपस में प्रेम को बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्थित आत्म अभिमान को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापित करते हैं कि काल और गुण का सभी के लिए महत्व होता है, सभी एक दूसरे पर आश्रित है, इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए आपस में स्नेह और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अब चलते बच्चों हमारी स्टोरी पर। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले भूमिका देख लीजिए क्या है कि वनस्य दृश्यम समीपे एवेका नदी वहति, वनस्य दृश्यम समीपे एवेका नदी वहति, एक सिंह सुखेन विश्रामयति, तदेव एक वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति, क्रुद्ध सिंह तं प्रहतुमिच्छति, परं वानरस्तु कुर्दित्वा वृक्षमारूढः, तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपर वानरसिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति, एवमेव वानरा वारं वारं सिंहं तुदन्ति, क्रुद्ध सिंह हय इतस्ततः धावति गर्जति, परं किमपि कर्तुं समर्थः एव तिष्ठति। वानरा हसन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिण अपि सिंहस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। देखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्टोरी है ये। तो इसका अर्थ देख लेते हैं कि वनस्य दृश्यम समीपे, वन का एक दृश्य बताया गया है, समीपे यानी कि पास में, पास ही, एवेका नदी वहती, एक नदी ही, पास ही एक नदी बहती है, एवेका यानी पास ही एक नदी बहती है,
ठीक है, बहती है। एक सिंह सुखिन विश्रामयंती, एक सिंह शांति से, सुख से, बिल्कुल सुख प्राप्त करता हुआ, विश्रामयंती यानी कि आराम कर रहा है, आराम कर रहा है, यहां आ जाएगा आराम कर रहा है। तदेव एक वानर, तब एक वानर, वानर यानी बंदर, आगत्य यानी आकर, तस्य यानी उसके, पुच्छम यानी पूंछ को, धुनाती यानी कि घुमाता है। क्या करता है भाई, एक बंदर, एक शेर है, वो आराम से मस्ती से सो रहा है और तभी क्या होता है, एक नदी, एक जंगल का दृश्य बताया है कि वनस्य दृश्यम, एक जंगल का दृश्य बताया है, उसमें एक नदी बह रही है और पास में एक पेड़ के नीचे शेर विश्राम कर रहा है और एक बंदर आकर उसकी पूंछ को धुनाता है यानी कि घुमा रहा है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहतुम इच्छति, जो गुस्सा हो गए, जो शेर है वो गुस्सा आ गया, उसको पूंछ कोई घुमा रहा है तो गुस्सा तो आएगा ही, गुस्सा करके वो उसको पकड़ने की इच्छा करता है। परम वानरस्तु कुर्दित्वा, कूद कर, कुर्दित्वा यहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगा है बच्चों, कौन सा प्रत्यय लगा है, कत्वा, कत्वा प्रत्यय लगा है इसलिए कुद्वित, और कत्वा का मतलब होता है करके, क्या होता है, करके, तो कुर्दित्वा यानी कि उसको पकड़ने की इच्छा करता है। परम लेकिन वानरस्तु बंदर, कुर्दित्वा कूद कर, वृक्षम आरूढ़ वृक्ष के ऊपर बैठ जाता है। तदेव अन्यस्ताम वृक्षात, फिर एक और आता है बंदर, वृक्षात अपर वानर सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति, अब दूसरा बंदर आता है और शेर के कानों को पकड़ता है, कानों को ऐसे खींचता है, ठीक है, कर्णमाकृष्य कानों को खींचता है, पुनः फिर वापस से वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर आरोहति चढ़ जाता है। आरोहति का मतलब होता है चढ़ना, चढ़ता है, आरोहति का मतलब चढ़ता है। एवमेव ऐसा वानरा, ऐसा ही वानरा जो बंदर थे, बंदर यानी ज्यादा बंदर, ठीक है, यहाँ पर बहुवचन आ गया है कि एवमेव ऐसा ही वानरा, बहुत से बंदर, वारम वारम बार बार, सिंहम तुदंती, सिंह को परेशान करते हैं, तुदंती यानी कि परेशान करना, क्या होता है, परेशान करते हैं। क्रुद्ध सिंह हय इतस्तत, इतस्तत का मतलब होता है इधर उधर, क्या होता है, इधर उधर। धावती गर्जती परम किमपि कर्तुम समर्थम एवं तिष्ठति, तिष्ठति का मतलब होता है बैठता है, बैठता है, ठीक है। क्या होता है कि जो गुस्से होकर शेर एकदम गुस्सा हो जाता है और वह इधर उधर दौड़ता है, गर्जना करता है, परम कुछ भी करने में असमर्थ होकर चुपचाप बैठ जाता है, ठीक है। वानरा हसन्ति वृक्षोपरि च विविध पक्षिण अपि सिंहस्य एतादृशी दशाम दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलरव कुर्वन्ति, अब बंदर भी हंस जाते हैं उसकी स्थिति को देखकर, वो क्योंकि बहुत गुस्सा होता है, गुस्सा आने के बाद में वो अब क्या करे, इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, बहुत ज्यादा दहाड़ लगाता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बंदर तो इधर उधर उछल कूद करके उसको हाथ में आने वाले नहीं थे। तो बंदर सभी जो पेड़ के ऊपर बैठे होते हैं वो हंसते हैं और पेड़ के ऊपर जितने भी और भी पक्षी बैठे होते हैं वो भी हंसते हैं और हंसने के साथ में बंदरों की आवाज और पशु पक्षियों की आवाज मिलकर एक मिश्रित होकर कलरव सा गूंज जाता है, चारों तरफ ऐसा हाहा शोर शराबा गूंजने आवाज का हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसका अनुवाद बताया है कि वन का दृश्य है, समीप में ही एक नदी बहती है, एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है, तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को घुमाता है। क्रोधित शेर उसे पकड़ना चाहता है परंतु बंदर तो कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तभी वृक्ष से नीचे आकर कोई दूसरा बंदर शेर का कान खींचकर फिर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। ऐसे ही बंदर बार बार शेर को परेशान करते हैं। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है, गरजता है परंतु कुछ करने में असमर्थ ही रहता है। बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर अनेक पक्षी भी शेर की ऐसी दशा को देखकर खुशी से भरा कलरव करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ताली बजा बजा कर हंसते हैं ना। अब देखते हैं यहाँ पर, अब निद्रा भंग दुखेन वनराज सन्नपि तुच्छ जीवे आत्मन एतादृश्या दुरवस्थया श्रांत सर्व जंतु दृष्टा पृच्छति। क्या कहा गया है, निद्रा भंग दुखेन मतलब कि नींद टूटने के दुख से, निद्रा का मतलब क्या होता है, निद्रा का मतलब क्या होता है, नींद, भंग यानी टूटना,
नींद टूटने के दुख से वनराज, वनराज किसे कहा गया है? सिंह को। किसे कहा गया है? सिंह को वनराज। सन्नपी यानी कि यहाँ पर बताया है कि निद्रा भंग दुखेन वनराज सन्नपी तुच्छ जीवे आत्मन एतादृश दुरावस्था शांत सर्व जंतुव दृष्टा पृच्छति। कि नींद टूटने के दुख से वनराज यानी वन का राजा होते हुए भी, सन्नपी होते हुए भी तुच्छ जीवों के द्वारा आत्मन एतादृश, आत्मन यानी कि स्वयं को, आत्मन का मतलब होता है स्वयं को, एतादृश ऐसा देखकर, दुरावस्था शांत अपनी दुर्दशा से थका हुआ, शांत का मतलब क्या होता है? थका हुआ, सर्व जंतु सभी जंतुओं को दृष्टवा देखकर, पृच्छति पूछता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर आप देखिए कि नींद टूटने के दुख से धन का, यहाँ वन आएगा, वन का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवों द्वारा स्वयं को दुर्दशा से थका हुआ सभी जंतुओं को देखकर वह पूछता है। कौन? शेर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सिंह क्रोधेन गर्जना, जोर से दहाड़ कर अपनी गर्जना कर भो अहम वनराज किम भयम न जायते किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा। वो कह रहे हैं कि भो यानी अरे क्रोध से, जोर से जब बंदर उसको परेशान करते हैं और सारे पशु पक्षी और बंदर उसके ऊपर हंसते हैं तो शेर को अब गुस्सा आ जाता है और अब वो जोर से नींद टूट जाती है उसकी, और इस कारण से अपने आप को छोटे छोटे जीवों के द्वारा परेशान होकर और कुछ न करने के कारण वह उनसे पूछता है, इन पशु पक्षियों और बंदर से क्या पूछता है? देखिए कि भो अरे अहम वनराज, मैं वन का राजा हूँ, कि भय न जायते, तुम्हें डर नहीं लगता है? किमर्थम मामेव तुदंती, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर, कि तुम सभी मिलकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे क्यों सता रहे हो? देखिए यहाँ पर भी इसका सरलार्थ दिया हुआ है। आगे चलते बच्चों, एक वानरा, अब एक बंदर कहता है यत त्वम वनराज भवितुम तु सर्वथा अयोग्य। मतलब अब वो कह रहा है, एक बंदर जो है वो कह रहा है कि यथा तुम वनराज, कि तुम वनराज हो, भवितुम अगर तुम वनराज होते हो, तू सर्वदा अयोग्य, तुम वनराज होने के लिए, जंगल के राजा होने के लिए सर्वदा अयोग्य हो, तुम योग्य नहीं हो कि तुम जंगल के राजा बन सको। राजा तो रक्षक होता है, भवती परम भवान तू भक्षक, राजा तो रक्षक होता है, भवान परम, तुम, भवान यानी कि तुम तो भक्षक हो, यानी कि तुम तो खाने वाले हो। राजा तो रक्षक होता है। अगर तुम वन का राजा कह रहे हो अपने आप को, तो मैं कह रहा हूं कि तुम कौन? एक बंदर कह रहा है उसे, पेड़ पर बैठा हुआ है। अब पेड़ पर बैठने के बाद तो वो राजा है भाई, वो शेर शेर के हाथ में वो आने वाला नहीं है। तो बेफिक्र से स्वतंत्र होकर वो कह रहा है कि तुम राजा बनने के योग्य हो ही नहीं भाई। क्यों? क्योंकि तुम तो भक्षक हो और राजा तो रक्षक होता है। अपि च स्वरक्षायम अपि समर्थ नासी तरहि कथम अस्मान रक्षसी। अपि च यानी और यहाँ पर भी, कि स्व यानी स्वयं की रक्षायम अपि रक्षा करने में भी समर्थ नासी समर्थ नहीं हो, तरहि तो कथम अस्मान किस प्रकार रक्षेसी, तो हमारी कैसे रक्षा करोगे तुम, कि तुम खुद की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। देखो इसका सरलार्थ क्या बताया है, क्योंकि तुम वनराज होने के पूर्णतः अयोग्य हो। राजा तो रक्षक होता है परंतु आप तो भक्षक है, और अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे। एक बंदर उससे पूछता है, किससे? शेर से। अब एक दूसरा क्या पूछता है? अन्य वानरा दूसरा क्या पूछता है? किम्न श्रुत्वा त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति सुनी नहीं है? पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने, और विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई इस उक्ति को क्या तुमने सुनी नहीं है? श्रुत्वा यानी कि नहीं सुनी, किम्न श्रुत्वा सुनी, त्वया तुमने, पंचतंत्र उक्ति पंचतंत्र की उक्ति क्या तुमने नहीं सुनी है? यो न रक्षति वितरस्त्रात पीडियम मानव परे सदा जंतुम पार्थिव रूपेण सकृतानो न संशय। अब देखिए इसका पहले तो हम अन्वय कर लेते हैं कि अन्वय देखिए जितने भी श्लोक आते हैं पदात्मक शैली में जो लिखी गई पंक्तियां हैं उनका सबका अन्वय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अन्वय के साथ ही आपको अनुवाद यानी कि व्याख्या करनी है। तो इसका अन्वय ये होगा कि यह परे वित्रस्तान पीड्यमानान जंतूना
पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति स कृतांतो अस्ति अस्मिन् कोऽपि न संशय अस्ति। तो देखिए यहाँ जो इसका अर्थ आएगा वो आएगा कि यो न रक्षति, यो यानी कि जो, यो यानी जो, रक्षति यानी रक्षा करता है, वितरस्तान पीड्यमान परे, परे का मतलब क्या होता है, यम, ठीक है, वितरस्तान पीड्यमान, दूसरे पशु पक्षियों की मतलब पीड़ा को, दुख, उनकी पीड़ा को से रक्षा नहीं कर सकता है, दूसरों के द्वारा दिए गए पीड़ा से जिसकी वह रक्षा नहीं कर सकता है। यम यानी परे यानी यम सदा, वह यम है सदा। जंतु न पार्थिव रूपेण स कृतांतो न संशय। क्या अब इसमें कहा गया है कि जो दूसरों के द्वारा दुखी, यहाँ क्या हो जाएगा, वितरस्तान का मतलब होता है दुखी, दूसरों के द्वारा दुखी और पीड़ित जंतुओं की राजा होते हुए भी, जंतु न राजा होते हुए भी रक्षा नहीं करता है। पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय, राजा होते हुए भी रक्षा नहीं करता है, वह सर्वदा यम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यम कहा जाता है। कि जो दूसरों के द्वारा दुखी और पीड़ित जंतुओं की राजा होते हुए भी हमेशा रक्षा नहीं करता है, वह यमराज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृतांतो न संशय, कोई संदेह नहीं है। आगे देखिए, अब काक, अब कौवा कह रहा है, देखिए इतना तो बोल दिया भाई, एक बंदर दूसरे बंदर ने कह दिया कि तुमने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी। तो पंचतंत्र में क्या कहा गया है कि जो दूसरे की रक्षा, मतलब दूसरे प्राणियों से किसी राजा होते हुए भी किसी की रक्षा नहीं करता है, तो वो निसंदेह यम है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए काक, आम सत्य कथितम त्वया वस्तुत वनराज भवितुम तू अहमेव योग्य। क्या वह कह रहे, कौवा कह रहा है कि आम, हाँ, सत्यम कथित त्वया, कि तुम सत्य कह रहे हो, वस्तुत वास्तव में वनराज भवितुम तू अहमेव योग्य, कि वन के राजा, वनराज होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। अब देखिए सब अपनी अपनी योग्यता साबित करेंगे। यहाँ पर कौवा कह रहा है, किसकी, बंदर की बात को कह रहा है कि तुम सत्य कह रहे हो कि ये जो वनराज होने के लिए जो योग्यता चाहिए उसमें मैं योग्य हूँ। कौन, कौवा कह रहा है, हाँ सत्य कहते हो तुम, वास्तव में वनराज होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। पिकह, अब कोयल कह रही है, पिका का मतलब क्या होता है, कोयल, और काका का मतलब क्या हुआ था, होता है कौवा, ठीक है। उपहसन, हंसते हुए, क्या कह रहे हैं, हंसते हुए, हंसते हुए। कथम तुम योग्य वनराज भवितुम, कि तुम कैसे वनराज के योग्य हो। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनि ना वातावरण मा कुली करोषिति, यानी कि यत्र तत्र, यत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहां, का क्या, कौवा कैसे करता, का करता है, तो कोयल कह रही है कि तुम कैसे वनराज होने के योग्य हो। यत्र तत्र का इति कर्कश, कर्कश यानी कर्कश ध्वनि तुम्हारी कैसी है। वातावरणम अकुलिशित, वातावरण को दूषित करते हो। अकुलिशित का मतलब होता है दूषित, करोशी करते हो, ठीक है, कि यहाँ वहाँ का ऐसी कर्कश ध्वनि करके वातावरण को दूषित करते हो। न रूपम न ध्वनि रस्ती, न तो तुम्हारा कोई रूप है न कोई तुम्हारी आवाज है। कृष्ण वर्णम, काले हो। मिथ्या मध्य भक्षम, और जो आता है यानी कि जो आया वो सारा खा लेते हो। त्वाम कथम वनराज मन्यामहे वयम, हम तुम्हें कैसे वनराज मान ले, बताओ। कौन कह रही है, कोयल कह रही है कौवे के लिए, क्योंकि इन दोनों के लिए भी एक श्लोक है शास्त्र में, पंचतंत्र में ही है। तो कौवे और कोयल का बहुत बड़ा संयोग है और इनका बहुत अच्छा तालमेल बैठता है। तो अब कौवे ने जब बोल दिया है कि मैं ही राजा बनने के योग्य हूँ, तो बंदर की बात को सहमति करके हुए, तो कोयल कह रही है हंसते हुए कि तुम कैसे योग्य हो भाई, तुम तो का यहाँ देखो तो का करके ऐसे वातावरण को कुलिशित कर देते हो, और न तो तुम्हारा कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई आवाज है। काले दिखते हो, जो मिला वो सब खा लेते हो, नर भक्षी वर भक्षी सब कुछ खा लेते हो तुम कैसे, हम तुम्हें कैसे अपना वनराज मान ले। आगे देखिए, ये इसका पूरा सरलार्थ आ गया, आप सरलार्थ आप कर लीजिएगा। अब देखिए, अब काका बोल रहा है, यानी कि अब कौवा बोल रहा है कोयल की बात को सुनकर, अरे अरे किम जलपसी यदि अहम कृष्ण वर्णन तरही तो हम किम गौरांग अपिच विस्मरते किम यत मम सत्य प्रियता तो जानानम कृते उदाहरण स्वरूपा अनृतम वदति चेत काकः दशेत।
इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमं ऐक्य च विश्व प्रथितम् अपि च काकचेष्ट विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते। अब देखिए यहाँ कौवा अपनी बात बता रहा है। सबसे पहले तो कोयल को थोड़ा सा कमेंट कर रहा है। क्या कमेंट कर रहा है कि अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्यों जलती हो मुझे देखकर, ठीक है। यदि अहम कृष्ण वर्णन, यदि मैं काला हूं तरही तुम किम गोरांग, तो तुम कौन सी गोरी हो। आपने देखा है कभी कोयल और कौवे को कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, कि तुम मुझे कृष्ण वर्णन काला कह रही हो तो तुम कौन सी गोरी हो। अपिच विस्मृते किम ये तो मम सत्य प्रेता, क्या तुम ये भी भूल गई हो मेरी सत्य प्रेता तो जाना नाम कृते। उदाहरण स्वरूप उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण में देखिए क्या कहा है कि अनृतम वदसी चेत काकत दशित। दशित का मतलब होता है काटता है, काटता है। अनृतम, अनृतम का मतलब होता है झूठ, कि झूठ बोलोगे, बोलते हो, झूठ बोलोगे। चेत, तो चेत का मतलब तो काकत दशेत, तो कौवा काटेगा। ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत करा है। इति प्रकारेण, इस प्रकार से अस्माकं परिश्रम, हमारे मेहनत से, ऐक्यम च विश्व प्रथितम, विश्व में एकता बनी हुई है। अपि च काकचेष्ट विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, और ऐसा ही कहा जाता है कि विद्यार्थियों को भी यही कहा जाता है कि कौवे के जैसे आदर्श लेकर अपने जीवन में चलो। तो ये कौन कह रहा है, ये कौवा कह रहा है। किसको कह रहा है, कोयल को अपनी बात बता रहा है कि मुझे वनराज बनने से कौन रोक सकता है, क्योंकि मेरा उदाहरण है वो लोग, मतलब जो लोग हैं उनको भी पता है। आगे देखिए बच्चों, अब कौवा कह रहा है कि अरे अरे क्यों जलती हो, यदि मैं काले रंग का हुआ तो तुम कौन सी गोरी हो। क्या तुम भूल गई कि मेरी सत्यप्रियता लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। झूठ बोले तो कौवा काटे, इस प्रकार से हमारा परिश्रम और एकता विश्व प्रसिद्ध है और काक चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। अब देखिए पिका कह रही है अलम अलम अति विकत्येन किम विस्मृते अत, कि बस करो, चुप रहो, चुप रहो। अति विकृत्य यानी कि ज्यादा मत कहो। अति विक्यथिन का मतलब होता है अति मत कहो, अति मत कहो। किम विस्मृते, यहाँ पर बच्चों एक श्लोक आएगा, इस श्लोक को हम लिखेंगे कि काक कृष्ण पिका कृष्ण। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जब कोयल कह रही है कि बस करो डींगे मारना तुम भूल गए हो, वो किसको कहती है, कौवे को कहती है कि तुम बस करो, क्या तुम भूल गए हो। तो देखिए यहाँ पर एक श्लोक है, क्या भूल गए हो कि काक कृष्ण पिक कृष्ण को वेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्त काक काक पिक पिक। अब देखिए इसका अन्वय है पहले, तो अन्वय हमारा यहाँ पर आता है, ये आता है अन्वय। क्या आता है, अन्वय आएगा कि कृष्ण भवती पिक कृष्ण च भवती तू पिक काकयो को भेद अस्ति वसंत समय प्राप्ते काक काक भवती की पिक पिक च भवती। अब देखिए कि कौवा काला होता है, इसका जो अर्थ है वो देखिए क्या होता है कि काका कृष्ण, कौवा काला, पिका कृष्ण, कोयल काली, दोनों में क्या भेद है, को भेद पिका काकयो, दोनों में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्त, जब वसंत ऋतु आती है तब हमें प्राप्त हो जाता है, पता चल जाता है कि कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल है। कैसे, क्योंकि वसंत ऋतु आती है जब कोयल कूंजती है और कूंजने के कारण पता चल जाता है कि कोयल की मधुर आवाज है इसलिए यह कोयल है, और कौवा का करता है इसलिए पता चल जाता है कि वो कौवा है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कोयल कहती है। आगे देखिए, अब कौवा फिर कह रहा है कि परभृत अहम यदि तव संतति न पालयामि तर्हि कुत्र स्यु पिका अतः अहम एव करुणा पर पक्षी सम्राट काक। अब वो कह रही है कि रे परभृत, परभृत का मतलब होता है दूसरों पर आश्रित, दूसरों पर आश्रित,
ठीक है, कि हे परिव्रत, कि हे दूसरों पर आश्रित, हम यदि तव संतति न पालियामी, कि मैं यदि तुम्हारी संतानों को, संतति का मतलब क्या होता है, संतानों को यानी कि बच्चों को, न पालियामी नहीं पालू, तरही मतलब तो कुत्र स्यूपिका, तो फिर कोयल कहाँ से आएगी, कि अगर मैं तुम्हारी संतानों का पालन पोषण नहीं करूंगा तो तुम, ये जो कोयल है वो कहाँ है। अतः अहम एवं करुणा पर, इसलिए मैं करुणा करने वाला हूँ, पर यानी कि दूसरों पर, किस पर, दूसरों पर करुणा करने वाला हूँ। पक्षी सम्राट काक, मैं पक्षी सम्राट कौवा हूँ जो मैं दूसरों पर कल्याण करता हूँ। अगर मैं तुम्हारी संतानों का पालन नहीं करूंगा तो ये जो कोयल है ये कहाँ से आएगी। ठीक है, आगे देखते बच्चों, गज। अब देखिए क्या है, अब हाथी बोल रहा है, इन दोनों की बातें हो रही है। कोयल, पहले सिंह और बंदर की बातें हो रही थी, उसके बाद में कौवा और किसकी, कोयल की बातें हो रही है। अब यहाँ पर गज प्रवेश हो गया है, यानी कि अब हाथी आ गया है। समीपतः एवा गच्छन, अरे मतलब कि पास ही आकर, एवा गच्छन मतलब कि पास ही, समीपतः का मतलब होता है पास, और एवा गच्छन, एवा यानी कि ही आकर, एव यानी ही, और आगच्छन यानी आकर। अरे सर्वम संभाषणम श्रवणेन्वाहन अत्रागच्छम, अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च, कि मैं विशालकारी और बलशाली पराक्रमी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य को अपि वन्य पशुन तुदंतम जंतुमहम स्वशुंडेन पोथित्वा मारिष्यामि, किमन्य को अपश्यति एतादृश पराक्रमी अथ अहमेव योग्य वनराज पदाय। अब देखिए यहाँ पर जो हाथी है वो आ जाता है, इन दोनों की बातें सुनता है और वो आकर कहता है कि समीपस्थ एवा गच्छन, उनके पास ही आकर वो कहता है अरे सर्व संभाषणम श्रवण्य अहम, यानी कि मैंने तुम्हारा पूरा भाषण, तुम्हारा पूरा वार्तालाप सुन लिया है। अत्रागच्छम, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अहम विशालकाय, मैं बहुत बड़ा हूँ, बलशाली हूँ, और परोपकारी हूँ, पराक्रमी हूँ, सॉरी परोपकारी नहीं, और च यानी और पराक्रमी हूँ। सिंह व स्यात्, शेर की जैसे, अथवा अन्य को अपि, यानी कि चाहे शेर हो या कोई भी वन्य पशु न, कोई भी वन्य पशु हो, तो तुदंत जंतु अहम, क्यों, जो मुझे परेशान करता है। स्वसुंडेन, अगर मुझे कोई शेर की तरह कोई मुझे परेशान करता है, अन्य जंतु, तो मैं अपनी सूंड से पोथयित्वा, उसे गिरा दूंगा, मारिष्यामि, और मार दूंगा। किमन्य को अप्यस्ति एतादृश पराक्रमी, कौन है मेरे जैसा यहाँ पर पराक्रमी। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही इस जंगल का राजा बनने के योग्य हूँ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अब हाथी ने अपनी बात बोल दी है। यहाँ इसका सरलार्थ आ गया है कि पास ही आकर हाथी कह रहा है अरे सभी संभाषण को सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं विशाल शरीर वाला, बलशाली और पराक्रमी हूँ। शेर हो अथवा अन्य कोई भी अन्य पशुओं को हो तो परेशान करते हुए मैं अपनी सूंड से पटक कर मार दूंगा। क्या दूसरा कोई भी ऐसा पराक्रमी है, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। अब आगे देखिए बच्चों, अब यहाँ पर बंदर वापस क्या कह रहा है, अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। अब देखिए यहाँ पर बहुत हंसी वाली बात है, यहाँ पर अभी पढ़ते हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। गजतम वृक्षमेव स्वसुंडेन आलोड्युतुमिच्छति परम वानरस्तु कुर्दित्वा अयम वृक्षो मारोति एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंत दृष्ट सिंह अपि हसति वदति च। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वातावरण चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है। तो यहाँ क्या कहा गया है, अब बंदर, अब देखिए जैसे ही हाथी ने क्या कहा कि भाई अगर मैं यहाँ बलशाली हूँ, ताकतवर हूँ, अगर मैं राजा बनता हूँ और किसी पशु और पक्षी को कोई परेशान करता है, किसी को सताता है, तो मैं अपनी सूंड से उसको गिरा दूंगा और मार दूंगा। इसलिए मैं बलशाली हूँ, ताकतवर हूँ, बड़े शरीर वाला हूँ, पराक्रमी हूँ, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। ठीक है, तो अब बंदर को देखो जो पेड़ के ऊपर बैठा था, अरे एवं वाह, वो एकदम आता है, अरे है ना, ऐसा शीघ्र ही वो क्या करता है, गजस्यापि, गज की भी यानी हाथी की भी
शीघ्र में जल्दी ही हाथी की भी पुच्छम पूछ को विधूय वृक्षोपि पूछ को पकड़कर वृक्षोपि वृक्षों पर आरोहति चढ़ जाता है। ठीक है, हाथी की पूछ को पकड़ के और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, गजतम वृक्षमेव शुंडेन आलोड़िमिच्छति। अब क्या है, हाथी मतलब उसको गिराना चाहता है, गिराने की इच्छा रखता है, गिराने की इच्छा रखता है। गजतम, तम यानी उसे, किसे, वानर को, वृक्ष में पेड़ से ही, स्वसुंडेन अपनी सूंड से, आलोड़ियो तुम इच्छति गिराने की इच्छा रखता है, परम वानर अस्तु, लेकिन बंदर कैसा होता है, उछल कूद करने वाला, परम वानर अस्तु कुर्दित्वा अन्य वृक्षों माहरोति, यानी कि जो बंदर है वो कूद कर दूसरे वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवं गज वृक्षात, और जो हाथी है, एवं और जो हाथी है वृक्षात पेड़ से, वृक्षम प्रति धावंत, इस पेड़ से उस पेड़ के उधर उधर दौड़ता हुआ, दृष्टा सिंह अपि हसती वदती च। अब जो शेर है, क्योंकि हाथी भी उस बंदर, जो बंदर इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़, ऐसे ऐसे उछल कूद कर रहा है और हाथी उसको इधर उधर मतलब पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, तो ऐसा सीन देखकर जो शेर है वो हंसता है और कहता है। अब क्या कहता है बच्चों, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका अनुवाद कर लेते कि अरे अरे ऐसा, शीघ्र ही हाथी की पूंछ को पकड़कर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। हाथी उस पेड़ को अपनी सूंड से गिराना चाहता है, परंतु बंदर कूदकर दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। इस प्रकार हाथी को वृक्ष से वृक्ष की ओर दौड़ता देखकर शेर हंसता और बोलता है। अब देखिए बच्चों, क्या बोलता है ये हमारे लिए अभी सस्पेंस रहेगा, आप सबके लिए एक जिज्ञासा रहेगी कि आगे क्या बोलता है, स्टोरी क्या है। बहुत अच्छी स्टोरी है ये, जानवरों के माध्यम से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिली है। तो अभी हमारा यहाँ ये जो स्टोरी है आधी रहेगी, एक जिज्ञासा बनी हुई रहनी चाहिए, लिंक बना हुआ रहना चाहिए, क्योंकि सारी स्टोरी एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ी थोड़ी करके पढ़ेंगे। तो अभी हमारी आधी स्टोरी हो चुकी है। आधी स्टोरी में हमने जाना है कि एक जंगल का सीन है, उस सीन में एक शेर जो नदी किनारे बैठा हुआ है, उसकी पूंछ को बंदर दोनों हिलाते हैं और वो भाग जाते हैं, और शेर बहुत परेशान हो जाता है, उनको पकड़ना चाहता है, मारना चाहता है और कहता है कि मैं वनराज हूँ, तुम मुझसे डरते नहीं हो। तो उसके कहने पर कि मैं वनराज हूँ, तब जो पशु पक्षी लोग हैं और ये जो बंदर है वो सब कहते हैं कि किस सूरत में तुम वनराज हो, तुम तो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। और दूसरी बात कि तुम तो भक्षक हो। वनराज होता है, राजा कौन होता है, वन का राजा है तो राजा कौन होता है, जो प्रजा की रक्षा करे, और तुम तो खा ही लेते हो, हम लोगों को ही खा ले हो, तो तुम वनराज कैसे हो। उसके बाद में कौन आता है, कौवा आता है, वो कहता है मैं वनराज हूँ। कोयल उसकी बात को काटती है और कहती है कि तुम कैसे योग्य हो भाई। कौवे की पूरी स्टोरी आ जाती है हमें समझ में। उसके बाद उन दोनों की बातें सुनकर हाथी आता है। अब हाथी कह रहा है कि भाई तुम नहीं, मैं वनराज हूँ, क्योंकि मैं बलशाली हूँ, ताकतवर हूँ, शक्तिशाली हूँ, पराक्रमी हूँ, और अगर किसी को कोई दुख देता है या परेशान करता है तो मैं उसको अपनी सूंड से गिराकर और मार दूंगा। तब यहाँ पर शेर कह रहा है, तब यहाँ पर जो बंदर है वापस पेड़ के ऊपर ये सारी बातें सुन रहा है, तो बंदर हंसते हुए कहता है कि अरे अरे, किसको, हाथी को कहते हैं कि अरे अरे, और ऐसा कहते हुए वो उसकी पूंछ को खींचकर और पेड़ पर चले जाते हैं। अब जो हाथी है वो पेड़ से जो सूंड से पेड़ को गिराना चाहता है ताकि बंदर नीचे गिर जाए और उसको वो मारे, लेकिन क्या, हाथी तो पेड़ को हिलाता है और बंदर उस पेड़ से दूसरे पेड़ पर, दूसरे से तीसरे, ऐसे वो दौड़ता फिरता रहता है। एक पेड़ को देखा, दूसरे को देखा, ये सारा सीन शेर देखता है। अब शेर क्या है, हंस रहा है। ठीक है, किसके ऊपर, हाथी के ऊपर। हंसने के बाद वो क्या बोलता है हमारे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इस स्टोरी को पूरा करेंगे। तो आज के लिए बच्चों यहीं तक ही होता है, आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर हाजिर होते हैं स्टोरी की जिज्ञासा को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।